नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी जी के उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज आपकी चल रही है और आज आपका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 हो चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा। आज की इस क्लास में भी बहुत सारे बेहतरीन तथ्यों को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें आपके एमसीक्यू, वन लाइनर, पीवाईक्यू, थ्योरी नोट्स होंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं लोअर पीसीएस बैच पर तो अभी ऑफर भी चल रहा है, तो वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। अगला जो मंडल है हमारा वो है सहारनपुर मंडल, और इस मंडल में 3 जिले हैं: सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। सहारनपुर का मुख्यालय सहारनपुर है और यहाँ का ओडीओपी लकड़ी पर नक्काशी है। शामली का मुख्यालय शामली है और यहाँ का ओडीओपी लौह कला रिमधुरा है। मुजफ्फरनगर का मुख्यालय मुजफ्फरनगर है और यहाँ का ओडीओपी गुड़ है। शुरुआत करते हैं इस मंडल की सहारनपुर से। नाम के इतिहास की अगर बात करें तो इसका नाम सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर पड़ा है। सहारनपुर का ओडीओपी लकड़ी पर नक्काशी है। सहारनपुर का वुड कार्विंग उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का ओडीओसी शहद आधारित उत्पाद एवं विशिष्ट चाट है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। इसकी सीमा 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से लगती है। सहारनपुर के उत्तरी भाग में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं और यह भाबर व तराई क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ शिवालिक पर्वत श्रृंखला में प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी मंदिर स्थित है, जहां विशाल मेला लगता है। 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ के गुर्जर और राजपूत राजाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था। इस्लामी शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में यहीं की गई थी। केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान 1980 में स्थापित है यहीं पर, और मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 2021 में यहां पर। सीमाओं से लगे हुए जिलों की अगर बात करें तो दक्षिण में मुजफ्फरनगर और शामली है, पश्चिम में हरियाणा है, यमुना नदी सीमा बनाती है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है और पूर्व व उत्तर पूर्व में उत्तराखंड है, जिसके हरिद्वार और देहरादून जिले सीमा बनाते हैं। सहारनपुर के हुलास नामक स्थल पर की गई खुदाई में उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह जिला यमुना कृष्णी दुआब में स्थित है और उन्नत किस्म के आमों, दशहरी, लंगड़ा, चौसा के निर्यात के लिए जाना जाता है। यहां सेना का रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल और डिपो, 1843 से स्थापित स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की का कैंपस है, 1964 से स्थित है। यह जिला भारत में होजरी और टेक्सटाइल उत्पादन का एक उभरता हुआ केंद्र है तथा बेहद क्षेत्र अपने आम के बागों और सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। पीवाईक्यू के तथ्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला यह है सहारनपुर। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। शाकुंभरी देवी मंदिर है। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला जो हमारा जिला है इस मंडल का वो है शामली। इसे 2011 में मुजफ्फरनगर से अलग करके प्रबुद्ध नगर नाम से बनाया गया था। 2012 में इसका नाम बदलकर वापस शामली कर दिया गया। शामली का ओडीओपी लौह कला रिम एवं धुरा है। कृषि उपकरणों के ये पुर्जे हैं। यहाँ का ओडीओसी गुड़, टिक्की और पेड़ा है। भौगोलिक तथ्यों की अगर बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। गहन ऐतिहासिक तथ्यों की अगर बात करें तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामली ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जहां बाबूराव कदम सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। धार्मिक तथ्यों की अगर बात करें तो प्रसिद्ध हनुमान टीला मंदिर शामली में स्थित है, जिसे महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। शामली एक अत्यधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्र है जो मुख्य रूप से गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की अगर बात करें तो उत्तर में सहारनपुर, पूर्व में मुजफ्फरनगर, दक्षिण में बागपत और पश्चिम में हरियाणा राज्य पानीपत, करनाल जिले सीमा बनाते हैं। शामली का कैराना
क्षेत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध कैराना घराने का जन्म स्थान है, जिसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान ने की थी। भौगोलिक तथ्यों की अगर बात करें तो शामली अत्यधिक औद्योगिकीकृत है, जहां चीनी मिलों का एक बड़ा जाल बिछा है जो इसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है। सरकारी और प्रशासनिक संस्थानों की अगर बात करें तो शामली में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी पीएसी 2022 में इसकी प्रस्तावना की गई थी। एक नई और महत्वपूर्ण बटालियन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक तथ्यों की अगर बात करें तो शामली का कैराना मध्यकाल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समृद्ध नगर था, जहां एक प्राचीन किला मौजूद था, जिसे मुगल काल में बहुत महत्व मिला। पीवाईक्यू तथ्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कैराना घराना के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये शामली से जुड़ा हुआ है। अगला जो हमारा जिला है वो है मुजफ्फरनगर। नाम के इतिहास, मुगल सेनापति सैयद मुजफ्फर अली खान ने 1633 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। बिहार में मुजफ्फरपुर है और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है, ये अंतर ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरनगर का ओडीओपी गुड़ है, इसे भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ का ओडीओसी गुड़, रेवड़ी और पेड़ा है। यहाँ गुड़ की देश की सबसे बड़ी मंडी है। यह ऊपरी गंगा यमुना दोआब का हिस्सा है, जो राज्य के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है। यहाँ का ऐतिहासिक शुक्रताल वह पवित्र तीर्थस्थल है जहां महर्षि सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। तो श्री भागवत कथा जो है, श्रीमद् भागवत कथा, वो सुनाई थी किसने? सुखदेव ने। किसको? राजा परीक्षित को। यहाँ 72 फीट ऊंची वट वृक्ष भी है। गहन ऐतिहासिक तथ्यों की अगर बात करें तो आलमगीरपुर मेरठ के पास से सटे इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता और लौह युग की संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। मुजफ्फरनगर भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल एक प्रमुख औद्योगिक जिला है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की अगर बात करें तो उत्तर में सहारनपुर, पूर्व में बिजनौर, गंगा नदी, दक्षिण में मेरठ और पश्चिम में शामली है। यहाँ के जो भैरव मंदिर है और गणेश धाम है, स्थानीय लोगों के बीच में अत्यधिक पूजनीय धार्मिक स्थल है। 1854 में शुरू की गई ऊपरी गंगा नहर, अपर गंगा कैनाल, इस जिले के मध्य से होकर गुजरती है, जिसने यहाँ की कृषि को अभूतपूर्व रूप से सिंचित किया है। सरकारी प्रशासनिक संस्थान, यहाँ का न्यू खतौली ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 का एक प्रमुख जंक्शन और लॉजिस्टिक हब है। गहन ऐतिहासिक तथ्यों की अगर बात करें तो 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध यहीं लड़ा गया था, जिसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पीवाईक्यू तथ्यों की अगर बात करें तो शुक्रताल तीर्थस्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मुजफ्फरनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन इसी बेल्ट में होता है। अगला जो हमारा मंडल है वो है मेरठ मंडल, मेरठ डिवीजन, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। पहला तो मेरठ आता है, इसका मुख्यालय मेरठ है और ओडीओपी यहाँ का खेल का सामान है। दूसरा जिला है बागपत और बागपत का मुख्यालय बागपत ही है। यहाँ का ओडीओपी होम फर्निशिंग के सामान है। तीसरा जिला है बुलंदशहर, यहाँ का मुख्यालय भी बुलंदशहर है और यहाँ का जो ओडीओपी है वो चीनी मिट्टी के बर्तन, सेरेमिक पॉटरी। गाजियाबाद का मुख्यालय गाजियाबाद है। यहाँ का जो ओडीओपी है वो है इंजीनियरिंग उत्पाद। हापुड़ का मुख्यालय हापुड़ है और यहाँ का जो ओडीओपी है वो होम फर्निशिंग है। गौतम बुद्ध नगर, यहाँ का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है और यहाँ का जो ओडीओपी है रेडीमेड गारमेंट्स है। तो शुरुआत करते हैं इस मंडल की मेरठ से। नाम के इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन नाम मया राष्ट्र था। क्या था? मया राष्ट्र, जिसे रावण के ससुर मयासुर से जोड़ा जाता है। इसे क्रांति नगर और कैंची नगर भी कहा जाता है। मेरठ का ओडीओपी खेल का सामान है। यहाँ के क्रिकेट के बैट विश्व भर में मशहूर हैं। यहाँ का ओडीओसी रेवड़ी, गजक और नमक पारे हैं। गहन ऐतिहासिक तथ्यों की अगर बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ की काली पलटन से ही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। यहाँ स्थित आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सरधना में स्थित बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस एक प्रसिद्ध कैथोलिक चर्च है,
जिसे बेगम समरू ने 1822 में बनवाया था। प्रतिवर्ष लगने वाला नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा प्रतीक है। यहाँ बाले मियाँ की दरगाह और नौचंदी देवी का मंदिर एक साथ है। प्रमुख शिक्षा संस्थान की अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 से स्थापित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2000 से स्थापित है और मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय 2022 से स्थापित है। तो यहाँ पर ये प्रमुख संस्थान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2000 में और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय 2022 से। सीमाओं से लगे हुए जिलों की अगर बात करें तो उत्तर में मुजफ्फरनगर है और बिजनौर है, पूर्व में अमरोहा है, दक्षिण में हापुड़ और गाजियाबाद है, पश्चिम में बागपत है। सम्राट अशोक का मेरठ स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली ले जाया गया था, जो बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के पास स्थापित किया गया। धार्मिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ चंडी देवी का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि इसका निर्माण रावण की पत्नी मंदोदरी ने करवाया था। सरकारी या प्रशासनिक संस्थानों की बात करें तो मेरठ विकास प्राधिकरण की स्थापना 1976 में हुई थी। सेना का महत्वपूर्ण रिमाउंट एंड वेटनरी कोर 1879 से स्थापित है और रैपिड रेल 2013 का क्षेत्रीय नोड यहां पर स्थित है। सांस्कृतिक तथ्यों की अगर बात करें तो मेरठ का गांधी बाग उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक पार्कों में से एक है, जिसकी स्थापना 19वीं सदी में हुई थी। 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? मेरठ से। 10 मई से। यह बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। नौचंदी मेला यह भी परीक्षाओं में आता है यूपी जीके में। मेरठ। बेगम समरू का चर्च कहां है? सरधना। और आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ में है। अगला जो हमारा जिला है वो है बागपत। प्राचीन नाम व्याघ्रप्रस्थ था या वाक्यप्रस्थ था। महाभारत काल में पांडवों द्वारा मांगे गए 5 गांवों में से यह एक था। बागपत का ओडीओपी होम फर्निशिंग है, पर्दे चादरें हैं। यहां का ओडीओसी बालूशाही और घेवर है। यहां का ओडीओसी बालूशाही और घेवर है। यहां का वरनावा गांव महाभारत काल के लच्छाग्रह की ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। यहां पुरा महादेव शिव मंदिर स्थित है, जहां भगवान परशुराम ने शिव की आराधना की थी और यह कावड़ यात्रा का प्रमुख केंद्र है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और यमुना नदी इसे हरियाणा और दिल्ली से अलग करती है। यह जिला अपने कृषि उत्पाद विशेष रूप से गन्ने और रटौल आम के लिए प्रसिद्ध है। रटौल आम को जीआई टैग भी मिला हुआ है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में शामली और मुजफ्फरनगर, पूर्व में मेरठ, दक्षिण में गाजियाबाद और पश्चिम में दिल्ली व हरियाणा राज्य स्थित है। बागपत में स्थित वाल्मीकि आश्रम को पारंपरिक रूप से लव और कुश भगवान राम के पुत्र के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो इसके सघन कृषि उत्पादन विशेषकर गेहूं और गन्ना के कारण इसे अक्सर क्षेत्र का हरा सोना कहा जाता है। सरकारी प्रशासनिक संस्थान की अगर बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र बागपत 1992 यहाँ के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी प्रदान करने वाला प्रमुख सरकारी केंद्र है। बागपत का जौहड़ी गांव अपनी महिला शार्प शूटरों चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर, जिन्हें शूटर दादिया कहा जाता है, के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पुरा महादेव मंदिर और महाभारत कालीन लच्छाग्रह बरनावा बागपत में स्थित है। रटौल आम जीआई टैग के संबंध बागपत से है। अगला जो हमारा शहर है वो है बुलंदशहर। नाम का इतिहास की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम बरन था, जिसकी स्थापना राजा अहिबरन ने की थी। बाद में यह एक ऊंचे टीले पर होने के कारण बुलंदशहर कहलाया। बुलंदशहर का ओडीओपी चीनी मिट्टी के बर्तन, सिरेमिक उत्पाद हैं, विशेषकर खुर्जा की पॉटरी। यहाँ का ओडीओसी खुर्जा की खुरचन, कचौड़ी और पेड़ा है। एक प्रसिद्ध दूध की मिठाई है। यहाँ आहार क्षेत्र स्थित है, जिसे महाभारत काल में पांडवों की दूसरी राजधानी माना जाता है। दुर्योधन ने भीम को यहीं जहर दिया था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, स्थापना जिसकी 1989 में हुई थी, बुलंदशहर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। अनूप शहर को छोटी काशी कहा जाता है, जो गंगा तट पर बसा एक प्रमुख धार्मिक शहर है। बुलंदशहर कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश में अग्रणी है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की अगर बात करें तो उत्तर में हापुड़, पूर्व में अमरोहा, संभल और बदायूं, दक्षिण में अलीगढ़
पश्चिम में गौतम बुद्ध नगर और हरियाणा स्थित है। ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ का कर्णवास क्षेत्र महाभारत के कर्ण से जुड़ा है और बेलोन देवी मंदिर एक अत्यंत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह जिला गंगा और यमुना के मध्य स्थित है तथा काली नदी इसके मध्य से होकर बहती है, जो एक प्रमुख अपवाह तंत्र है। खुर्जा विकास प्राधिकरण 1990 में स्थापित और सिकंदराबाद में यूपीसीडा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1961 से स्थापित का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब मौजूद है। यहाँ का चोला गांव होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण के लिए एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध केंद्र है। पीवाईक्यू तथ्यों की बात करें तो नरोरा परमाणु संयंत्र किस जिले में है? बुलंदशहर में, याद रखिएगा। खुर्जा पॉटरी सिरेमिक उद्योग का बड़ा केंद्र है, ओडीओपी है इस जिले का, यह भी याद रखिएगा। अगला जो हमारा जिला है वो है गाजियाबाद। इसके नाम के इतिहास की बात करें तो मुगल वजीर गाजी उद्दीन ने 1740 ईस्वी में इसकी स्थापना गाजी उद्दीन नगर के नाम से की थी, जो बाद में गाजियाबाद हो गया। इसे उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गाजियाबाद का ओडीओपी इंजीनियरिंग उत्पाद है। यह यूपी का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ का ओडीओसी सोया चाप और मिर्च का आचार है। भौगोलिक तथ्यों की अगर बात करें तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। यहाँ हिंडन नदी के तट पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थीं। मोदी नगर में प्रसिद्ध सिकरी माता मंदिर और गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। यहाँ हिंडन एयरफोर्स स्टेशन स्थित है, जो एशिया के सबसे बड़े एयरबेसों में से एक है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की अगर बात करें तो उत्तर में बागपत, पूर्व में हापुड़, दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर और पश्चिम में दिल्ली राज्य स्थित है। हिंडन नदी के तट पर स्थित होने के बावजूद अत्यधिक औद्योगिकीकरण के कारण यह जिला गंभीर जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहा है। अभी 2026 में जो रिपोर्ट आई है तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर में गाजियाबाद का नाम आया है। यहाँ स्वर्ण जयंती पार्क और सिटी फॉरेस्ट आधुनिक मनोरंजन व पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्थापना 1977 में की गई थी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन का मुख्यालय यहीं पर है, 2006 में स्थापित, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर स्थित है। मोहन नगर में स्थित मोहन नगर मंदिर और औद्योगिक ब्रूअरीज जिले की प्रमुख व्यापारिक व सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। यूपी का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसे गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाता है और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अगला जो हमारा जिला है वो है हापुड़। इसके नाम के इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना हापुड़ या हरदत्त नामक शासक ने की थी। इसे 2011 में गाजियाबाद से अलग कर पंचशील नगर नाम दिया गया था। 2012 में पुनः हापुड़ कर दिया गया। ठीक है, तो जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने नाम परिवर्तित किए थे या नए जिलों के नाम रखे थे, उन सभी के नाम बदल दिए गए थे जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे। तो ये ऐसा मैं आपको किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि तुक्का लगाना हो तो किस प्रकार से आपको तुक्का लगाना है। कि बहुत सारे जिलों के नाम बदले गए थे। कब? जब मायावती जी की सरकार थी 2007 से 2012 तक। 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश जी ने वो सभी नाम परिवर्तित कर दिए, पुनः उन्हें अपने पूर्व नामों में ला दिया जो मायावती जी ने बदले थे। योगी जी की सरकार आई तो इन्होंने भी कई नाम बदले हैं। तो ऐसे आप अंतर करके याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। योगी जी ने इलाहाबाद को प्रयागराज किया, फैजाबाद को अयोध्या किया। हापुड़ का ओडीओपी होम फर्निशिंग, पिलखुआ का हैंडलूम उद्योग है। यहाँ का ओडीओसी हापुड़ के प्रसिद्ध पापड़ हैं। भौगोलिक तथ्यों की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। धार्मिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ गढ़मुक्तेश्वर स्थित है, जो गंगा नदी के तट पर एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का विशाल गंगा स्नान मेला लगता है। गहन ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो गढ़मुक्तेश्वर महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर का एक प्रमुख भाग माना जाता था। पिलखुआ हाथ की छपाई वाले वस्त्रों और टेक्सटाइल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में मेरठ, पूर्व में अमरोहा और बुलंदशहर, दक्षिण में बुलंदशहर और पश्चिम में गाजियाबाद स्थित है।
यहाँ स्थित सबली शिव मंदिर और चंडी मंदिर अत्यंत श्रद्धेय है। यद्यपि यह एक मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है, परंतु यहाँ की अनाज मंडी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मंडियों में से एक मानी जाती है। सरकारी प्रशासनिक संस्थानों की अगर बात करें तो हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण की स्थापना 1997 में हुई। इस क्षेत्र के शहरीकरण और बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्था है। औद्योगिक तथ्यों की बात करें तो हापुड़ के पास स्थित शिभाम्बली शुगर मिल स्थापना 1933 उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक है। यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? हापुड़ है, यूपी पीएससी। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहां लगता है? तो यह हापुड़ में गंगा तट पर लगता है। अगला जो हमारा जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर। बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है यूपी के लिए। नाम के इतिहास की बात करें तो इसका गठन 1997 में गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काटकर किया गया था और इसका नाम भगवान गौतम बुद्ध के नगर पर रखा गया। गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया। क्या रखा गया? गौतम बुद्ध नगर रखा गया। मुख्यालय इसका ग्रेटर नोएडा है, याद रखिएगा। नोएडा का पूर्ण रूप है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध नगर का ओडीओपी रेडीमेड गारमेंट्स है। यहाँ का ओडीओसी स्थानीय पारंपरिक मिठाई व स्नैक्स हैं, विशेष मीठे व्यंजन है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, 80.12%। यद्यपि महिला साक्षरता में कानपुर नगर प्रथम स्थान पर है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ ओखला पश्चिम बिहार स्थापना 1990 में स्थित है, जो यमुना नदी पर है। ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क और भारत का पहला बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट F1 रेसिंग ट्रैक भी यहां पर है। यहां उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी और जेवर में एशिया का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, जिसका उद्घाटन हो चुका है। यहां पर निर्माणाधीन लिखा है क्योंकि अभी इस पर बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन कुछ रनवे का यहां पर उद्घाटन हो चुका है। प्रमुख शिक्षा संस्थानों की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय 2002, शिव नादर विश्वविद्यालय यहां पर स्थित है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में गाजियाबाद है, पूर्व में हापुड़ और बुलंदशहर है, दक्षिण में अलीगढ़ है और पश्चिम में दिल्ली और हरियाणा यमुना नदी है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यहां सूरजपुर वेटलैंड स्थित है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें तो नोएडा प्रतिवर्ष शिल्प उत्सव की मेजबानी करता है, जो ग्रामीण कारीगरों और हस्तशिल्प को एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। सरकारी प्रशासनिक संस्थानों की अगर बात करें तो यहां नोएडा प्राधिकरण 1976 से स्थापित, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण GNIDA 1991 से स्थापित और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ईडा 2001 से कार्यरत है। इसके अलावा राष्ट्रीय जैविक संस्थान NIB 1992 और VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान 1974 से स्थापित है। नोएडा में बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक स्थित है, जो दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों के संरक्षण का राष्ट्रीय केंद्र है। PYQ तथ्यों की बात करें तो यूपी में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है, याद रखिएगा। ओखला पश्चिम बिहार कहां स्थित है? तो यह आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अब हम बात करेंगे मुरादाबाद मंडल की, और इसमें कुल 5 जिले हैं। मुरादाबाद जिला है जिसकी मुख्यालय मुरादाबाद है और यहाँ का ODOP धातु शिल्प पीतल का सामान है। बिजनौर का मुख्यालय बिजनौर है और यहाँ का जो ODOP है वो लकड़ी शिल्प है, वुड क्राफ्ट है। रामपुर का मुख्यालय रामपुर है, यहाँ का ODOP जरी जरदोजी एवं पैच वर्क है। अमरोहा का मुख्यालय अमरोहा है और वाद्य यंत्र ढोलक यहाँ का ODOP है। संभल का मुख्यालय पंवासा है और यहाँ का ODOP हस्तशिल्प सिंह एवं अस्थि है। तो हम शुरुआत करेंगे इस मंडल की मुरादाबाद से। तो नाम के इतिहास की बात करें तो मुगल गवर्नर रुस्तम खान ने 1625 में इसकी स्थापना की थी। शाहजहां के पुत्र शहजादा मुराद बख्श के नाम पर इसका नाम मुरादाबाद रखा गया। इसे भारत की पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद का ODOP धातु शिल्प पीतल है। यहां से पीतल के हस्तशिल्प दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ का ODOC मूंग की दाल के उत्पाद मुरादाबादी दाल एवं हांडी हलवा है। यह शहर मुख्य रूप से रामगंगा नदी के तट पर बसा है। यह रोहिलखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिस पर बाद में अवध के नवाबों का प्रभाव पड़ा। यहाँ का प्राचीन पातालेश्वर मंदिर
और जामा मस्जिद रुस्तम खान द्वारा निर्मित प्रमुख ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल है। यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी स्थित है, जहाँ उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में बिजनौर और उत्तराखंड की सीमा, पूर्व में रामपुर, दक्षिण में संभल और बदायूं, पश्चिम में अमरोहा स्थित है। ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों की बात करें तो मुरादाबाद की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शहर के संस्थापक रुस्तम खान द्वारा 1631 ईस्वी में करवाया गया था। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो पीतल, कांस्य और तांबे के हस्तशिल्प का यहां से वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जाता है, जो इसे भारत का एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक बनाता है। सरकारी और प्रशासनिक संस्थानों की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी 1901 से स्थापित है, जहां यूपी पुलिस के अधिकारियों को ट्रेनिंग मिलती है, और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण 1981 से स्थापित है। जिले के प्रमुख प्रशासनिक निकाय हैं। आर्थिक तथ्यों की बात करें तो पीतल नगरी से होने वाला हस्तशिल्प निर्यात प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ से भी अधिक का है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। PYQ तथ्यों की बात करें तो पीतल नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो मुरादाबाद को जाना जाता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है। मुरादाबाद किस नदी के तट पर है? रामगंगा नदी के तट पर है। अगला जो हमारा जिला है वो है बिजनौर। नाम के इतिहास की अगर बात करें तो माना जाता है कि इसका प्राचीन नाम वैन नगर या बिजनौर था। यह महाभारत काल की ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। बिजनौर का ODOP लकड़ी शिल्प है सहारनपुर की तरह, और यहाँ का ODOC गजक, बर्फी और तिल की मिठाई है। पवित्र गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से ही प्रवेश करती है। रामगंगा नदी का प्रवेश भी बिजनौर कालागढ़ से होता है। यहाँ मालिनी नदी के तट पर कण्व आश्रम स्थित है, जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा, का जन्म हुआ था। विदुर कुटी बिजनौर में गंगा तट पर है, जहां महाभारत युद्ध से पहले महात्मा विदुर ने अपना समय बिताया था। यहां अमानगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 में घोषित हुआ स्थित है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है। उत्तर और पूर्व में उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, दक्षिण में मुरादाबाद और अमरोहा, पश्चिम में मुजफ्फरनगर और मेरठ। नजीबाबाद के संस्थापक नजीब उद दौला का ऐतिहासिक किला और दरगाह बिजनौर जिले के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक हैं। इस जिले में सघन वन आवरण पाया जाता है, विशेष रूप से अमानगढ़ क्षेत्र में, जो बाघों और हाथियों का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। बिजनौर विकास प्राधिकरण 1997 जिले के शहरी नियोजन का कार्य करता है। यहाँ वन विभाग का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है। नजीबाबाद शहर को अपनी सामरिक और भौगोलिक स्थिति के कारण हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से करती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिजनौर में है। सम्राट भरत की जन्मस्थली कहाँ पर है, तो ये कण्व आश्रम बिजनौर में है। अगला जो हमारा जिला है वो है रामपुर। इसके नाम के इतिहास की बात करें तो नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 ईस्वी में रुहेलखंड के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रामपुर की स्थापना की थी। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, लखनऊ के अलावा मुख्य रूप से लखनऊ ही है। रामपुर का ODOP जरी जरदोजी, पैच वर्क एवं एप्लिक कला है। रामपुरी चाकू भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का ODOC हफ्सी हलवा, मांसाहारी व्यंजन जैसे कोरमा कबाब शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ODOC में कोई भी मांसाहारी व्यंजन अभी शामिल नहीं किया गया है। सरकार बदलती है या कुछ और होता है, आगे परिवर्तन होते हैं, वो अलग बात होगी बात की। वर्तमान में कोई भी मांसाहारी व्यंजन यहां पर शामिल नहीं किया गया है। हफ्सी हलवा को अंकुरित गेहूं में दूध और ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाया जाता है। 1904 में नवाब रजा अली खान द्वारा स्थापित रजा लाइब्रेरी इंडो इस्लामिक साहित्य, दुर्लभ पांडुलिपियों और कला का एशिया का सबसे बड़ा संग्रह है। भारत की पहली आर्यभट्ट नक्षत्रशाला लेजर तकनीकी पर आधारित रामपुर में ही स्थित है। रामपुर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घराना रहा है। उस्ताद इनायत हुसैन खान द्वारा स्थापित कोसी नदी रामगंगा की सहायक है। रामपुर के लिए एक प्रमुख जल स्रोत है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय 2006 में स्थापित है। अभी हाल ही में यह चर्चा में रहा था। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में उत्तराखंड, ऊधम सिंह नगर, पूर्व में बरेली, दक्षिण में बदायूं और पश्चिम में मुरादाबाद है। रामपुर के नवाबों द्वारा पारंपरिक रूप से शिकार के लिए
रामपुर हाउंड नामक कुत्तों की एक विशेष नस्ल विकसित की गई थी जो अपनी गति के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। रामपुर पूरी तरह से उप हिमालयी तराई बेल्ट में स्थित है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी अत्यंत नम और अत्यधिक उपजाऊ है। सरकारी प्रशासनिक संस्थानों की बात करें तो रामपुर विकास प्राधिकरण 1976 से स्थापित शहर के विकास का जिम्मा उठाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय 2006 यहाँ का एक प्रमुख अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है। रामपुरी चाकू के अलावा रामपुर अपनी मखमली रामपुरी टोपी और पतंग निर्माण उद्योग के लिए भी ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। पीवाईक्यू तथ्यों की बात करें तो ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो यह रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, तो यह रामपुर में है। और रामपुरी चाकू के लिए भी यह प्रसिद्ध है। तो ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अमरोहा की बात करेंगे। अब माना जाता है कि आम और रोहू मछली की बहुतायत के कारण इसका नाम अमरोहा पड़ा। 1997 से 2012 तक इसे ज्योतिबा फूले नगर कहा जाता था। बाद में सरकार बदली और इसका नाम फिर बदल दिया गया। अमरोहा का ओडीओपी वाद्य यंत्र ढोलक है। अमरोहा की ढोलक को 2023 में जीआई टैग भी मिल चुका है। यहाँ का ओडीओसी आम आधारित व्यंजन और अचार है। तो अमरोहा का ओडीओपी क्या है? वाद्य यंत्र ढोलक है। अमरोहा की ढोलक को 2023 में जीआई टैग भी मिल चुका है। यहाँ का ओडीओसी आम आधारित व्यंजन और अचार है। गहन ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 1305 ईस्वी में अमरोहा का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी की सेना और मंगोलों के बीच में हुआ था, जिसमें मंगोल हार गए थे। धार्मिक तथ्यों की बात करें तो सूफी संत शाह बिलायत दरगाह यहाँ स्थित है। मान्यता है कि दरगाह परिसर में बिच्छू डंक नहीं मारते। यह मशहूर फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही, पाकीजा फिल्म और कवि जॉन एलिया का जन्म स्थान भी है। यह सोत नदी के बेसिन में स्थित है और गंगा नदी इसकी पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में बिजनौर है, पूर्व में मुरादाबाद है, दक्षिण में संबल है और पश्चिम में हापुड़ व मेरठ गंगा नदी पार स्थित है। यहाँ वासुदेव मंदिर और तुलसी पार्क महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। अमरोहा में कई ऐतिहासिक किले की दीवारें और द्वार हैं, जैसे मुरादाबादी गेट, बिजनौरी गेट मौजूद हैं, जो इसके मध्यकालीन गौरव को दर्शाते हैं। अमरोहा के गजरौला में यूपी सीडा 1961 द्वारा विकसित एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां देश की कई बड़ी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनियां स्थित हैं। ढोलक निर्माण के अलावा अमरोहा अपने पारंपरिक हथकरघा, बुनाई और मिट्टी के बर्तन के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अमरोहा जो है ये ढोलक वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। परीक्षाओं में पूछा जाने वाला तथ्य है। अगला जो हमारा जिला है वो है संभल। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसे संभल कहा जाता था। इसे 2011 में मुरादाबाद और बदायूं से काटकर भीमनगर नाम से बनाया गया था। 2012 में वापस इसे संभल नाम दिया गया और इसका मुख्यालय पवासा में है। संभल का ओडीओपी जो है वो हस्तशिल्प, सींग एवं अस्थि उत्पाद है। मरे हुए जानवरों की सींगों और हड्डियों से बनने वाले शिल्प। यहाँ का ओडीओसी सेवैया, गजक और बालूशाही है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में संभल में ही होगा। हाल ही में यहाँ पर विशाल कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर हिंदू बेग ने संभल में बाबरी मस्जिद, जामा मस्जिद संभल का निर्माण करवाया था। यह अयोध्या की बाबरी मस्जिद से अलग है। संभल एक समय सिकंदर लोदी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की प्रमुख प्रांतीय राजधानियों में से एक थी। यह जिला मेंथा तेल के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में अमरोहा, मुरादाबाद, पूर्व में रामपुर, दक्षिण में बदायूं और अलीगढ़ और पश्चिम में बुलंदशहर। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने इस क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी थी। यहाँ प्रतिवर्ष अत्यंत भव्य कल्कि महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। संभल से होकर गुजरने वाला प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे, तो इसका निर्माण हो गया है गंगा एक्सप्रेसवे का, ठीक है। इसका उद्घाटन भी हो गया है 29 अप्रैल को 2026 में हरदोई जिले में इसका उद्घाटन हुआ था। तो एक नए औद्योगिक गलियारे का निर्माण करेगा। संभल जिला पूरे भारत में मेंथाल पेपरमिंट तेल के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक क्षेत्रों में शीर्ष पर गिना जाता है। संभल का सींग और अस्थि शिल्प प्रसिद्ध है। भगवान कल्कि का प्रस्तावित अवतार स्थल भी संभल है। तो ये चीजें याद रखिएगा।
तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। निरंतर हमारा प्रयास है कि आपको सुव्यवस्थित और अच्छा कंटेंट दिया जाए और उम्मीद करते हैं उसमें हम सफल भी हो रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। यह सीरीज में आपके कम से कम 2 या 3 वीडियो और होंगे और फिर आपका यूपी जिला दर्शन का पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से अगर आपको पढ़ाई करनी है, सुव्यवस्थित ढंग से चीजों को तैयार करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। समय की बचत होगी और कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा, यह हमारा वादा है। तो अगर आप इस सेशन की पीडीएफ या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य पीडीएफ्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने एग्जाम का आपको नाम लिखना होगा। लोअर पीसीएस पर अभी ऑफर चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया है। अंतिम समय में रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। और रही बात आपकी पीईटी के, उसका भी आपको कंटेंट लगातार उपलब्ध करवाया जाएगा और इतना बेहतरीन कंटेंट होगा कि 97 परसेंटाइल लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, चीजें आपके मन में बनी रहनी चाहिए और अच्छे तरीके से आप करते रहिए और आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।